हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके पास राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस बार सिलेबस में है क्या क्या आपके। ठीक है, तो सिलेबस में देखिए, सबसे पहले सिलेबस में आपके पास है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन जो फैमिली है उसमें पढ़ना है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने 11th क्लास में 13 और 14 ग्रुप हमने पढ़ा है कौन सी 11th क्लास में। तो उसके आगे जो अब है वो 15 एलिमेंट्स है। ग्रुप 15, 16 है ना, 15, 16, 17 और 18, यहाँ पे आपका ग्रुप पी ब्लॉक खत्म हो जाता है। तो इतने आपके जनरली इतने ग्रुप यहाँ होते हैं पी ब्लॉक में। तो 13 14 हमने 11th क्लास में पढ़ा है। और नेक्स्ट जो है आपका 15 ग्रुप के जो एलिमेंट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्रेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ में हम ये देखेंगे कि उनकी जो फैमिली मेंबर है, मेन जो फैमिली मेंबर है नाइट्रोजन है ना, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली है और उसी से रिलेटेड इनकी सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है नाइट्रोजन जैसे ही लगभग। ठीक है, तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कौन कौन से कंपाउंड नाइट्रोजन से बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, है ना, जो कहाँ कहाँ सब यूज होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये डेली यूज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, दवाइयों में और वैसे ही बहुत जगह यूज होते हैं हमारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। ठीक है, अमोनिया तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कैसे यूज होता है, कैसे बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है अमोनिया, है ना। तो ये सब क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं इस इधर। ठीक है, आज इस टॉपिक में। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप 16 में आपके पास है ऑक्सीजन की फैमिली। ठीक है, उसमें भी सेम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, और पढ़ेंगे हम अक्रेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डाई ऑक्सीजन O2 जो होती है उसकी प्रिपरेशन कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस, क्या कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे को यूज कर सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कौन कौन से उसके ऑक्साइड, जैसे ओजोन में से एक अच्छा सा ऑक्साइड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सल्फर के एलोट्रॉफिक फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट। H2SO4 भी था, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है H2SO4 का, मगर आपके पास सिलेबस में वो भी इस बार है नहीं। ठीक है, तो प्रिपरेशन और यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का है मगर प्रॉपर्टीज और सिर्फ यूजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग इसमें नहीं है। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में सल्फर की ऑक्सो एसिड भी हम पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ हमने स्ट्रक्चर पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना, और एक नंबर के स्ट्रक्चर ये आ जाते हैं, बहुत सिंपल है। ग्रुप 17 में भी सेम चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन, अक्रेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस पढ़ेंगे, हेलोजेंस फैमिली ने बोला जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, है ना। तो ये क्या है आपके पास कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस हैं। तो हेलोजेंस के आपने फिर से प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज, क्लोरीन के यूज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज क्या होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड 1 2 नंबर का इससे आते आते क्वेश्चन है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, फिर से आपने ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन ये भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ स्ट्रक्चर ओनली ओनली स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ग्रुप 18 जो नोबल गैस का आपके पास ग्रुप 18 है। ठीक है, एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस सेम चीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इसके यूजेस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनकी केमिकल रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है इस बार का। और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि पी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक है जो उसकी उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, क्या आपको बेसिक चीज़ है जो आपको पी ब्लॉक समझाने में हेल्प करेगी, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट इज कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, पूरा थ्योरी है, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नो कुछ। ठीक है, इसमें बस हमने रिसर्च करिए, देखा है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसी होती है, और केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अपेयरेंस कैसी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, और कैसे वो रिएक्शन करते हैं ये सब, है ना, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये बस थ्योरी बेस्ड चैप्टर अब आपके पास लगभग सारे केमिस्ट्री में है। ठीक है, एंड वेरी
इजी टू लर्न, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको इसके बेसिक पॉइंट्स हमें पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर उसके बेसिक चीज़ें आपको पता है, आपने वो चैप्टर पढ़ा है 11th में, नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़ें, रिवाइज करें, और तभी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल फिर से यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं है, ठीक है। बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर फर्स्ट यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। अब उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है और उसका ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड क्या है, कैसे वो ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर पीरियड्स में जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये एटॉमिक साइज जो होते हैं, रेडियस जो होता है एलिमेंट्स का, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा बहुत डिस्कस तो करेंगे, मगर ज़्यादा अच्छे से आपको अगर पढ़ना है तो दोबारा से आप पढ़ें इसको, ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये इनर पेयर इफेक्ट भी हमने पढ़ाया, आपको 11 नोट्स उठाना, और सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है, 11th क्लास में। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, कैसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब हमने, इनके ट्रेंड्स भी आपने देखने हैं किसमें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, या पीरियोडिक टेबल में इनका कैसे ट्रेंड आता है, कैसे वो इंक्रीज हो रही है, कैसे वो डिक्रीज हो रही हैं, तो ये सब मेन है आपके पास। और भी जो आपको समझ में आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स में से, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो लर्न वाई देयर आर सम एलिमेंट लाइक बोरोन एंड कार्बन, सो एनोमोलस बिहेवियर, बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं इसका, ठीक है। एनोमोलस बिहेवियर ये जरूर आता है भाई कि एनोमोलस बिहेवियर मतलब डिफरेंट अपनी फैमिली मेंबर से जो सबसे ऊपर वाले, जो जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वो अपनी अपनी फैमिली मेंबर से अलग बिहेवियर क्यों शो करते हैं, सारे नहीं मगर कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो अलग बिहेवियर शो करते हैं, उसे ही एनोमोलस बिहेवियर किया जाता है। और क्यों होता है ऐसा, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। रेस्ट इन देयर दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल है, जस्ट बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इन योर प्रैक्टिस, ठीक है। आप क्या हो, रेगुलर रहो और कंसिस्टेंट रहो, बार बार रिवाइज करो कि क्यों ऐसा हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है इनकी, ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर आने वाला है, और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज पी ब्लॉक, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास, व्हाट इज पी ब्लॉक। सबसे पहले कि जो हम पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन करते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, वो जनरली 3 पार्ट में है, मेन है ना, कॉमन सी जो अगर डिस्कस करेंगे तो 3 पार्ट में है। आगे पास होता है एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एक पी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एलिमेंट्स की, तो जिसका जो भी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस एस ऑर्बिटल में जाएगा, है ना, एस सब सेल में जाएगा, उसको एस ब्लॉक में रखा जाता है। सेम अगर वो डी सब सेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का अगर डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसे डी ब्लॉक में रखा जाता है। और सेम वैसे ही पी ब्लॉक में वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन करने पर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हमारा पी ऑर्बिटल में जाएगा। अब पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो हो, और मैक्सिमम कितने हो, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, क्योंकि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरह से 1 2 एंड 3। तो एक में क्या आते हैं, दो, एक, एक दो, एक दो, एक और दो, ठीक है, इस तरह से हमारे क्या आते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और मैक्सिमम 6 ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है ये, वैसे तो हीलियम से तो होता नहीं, क्योंकि हीलियम एक एक्सेप्शन है, तो मगर आप जनरली होता स्टार्ट कहाँ से, बोरोन से, बोरोन कार्बन, ये 13 और 14 ग्रुप हैं जो कि हमने कहाँ पढ़ लिए हैं, डिस्कस किए हैं 11th क्लास में, ये आपके पास है। मगर इस बार हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन की फैमिली, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ देखते हैं कि एलिमेंट्स 13 से लेकर 18 ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जनरल वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चला पी ब्लॉक, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, पी ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 से NP1 to 6, मतलब NP1 इसकी होगी, ठीक है, इसकी जो बोरोन होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, P1 आएगा, मतलब इस पे से P में एक इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही इसमें क्या आएगा, P2, फिर इसमें क्या आएगा, P3, करके देख सकते हो आप, ये बेसिक है 11 का, ठीक है। इसमें देखोगे आप P4, फिर इसमें क्या आएगा 5, और लास्ट में क्या आएगा P6। तो इसलिए वो कह रहा है
क्या होने वाला है, NH2 और NP126, ठीक है। इस तरह से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस सिंपल है। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। जो प्रॉपर्टीज होती है इनकी डिपेंड करती है उनके एटॉमिक साइज पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, आयोनेशन एंथैल्पी और बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये इसलिए बोल रहा था कि इनको अगर आप ये समझ में आता है कि एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अगर आपको ये पता है तो आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान सकते हो, ठीक है। हम भी बताएंगे आपको, तो टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप जरूर बताएंगे, मगर अच्छे से पढ़ना है तो 11th क्लास का वो टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ओवरव्यू क्या है आपका, फिर से देखते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे क्या है, आपके पास ग्रुप्स हैं 13, 14 एंड 18 तक, ठीक है। 13 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं, और जिनकी 13 ग्रुप जो होता है आपके पास की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारे NH2 NP1 होती है। जो हमारे बताया ना P1 है ना, NH2 सेम रहेगा मगर P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, देखो यहाँ तक होता है ना। तो आप देख सकते हो NP1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, मतलब इनके आउटर मोस्ट में सेल कोई भी हो मगर आउटर मोस्ट में S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, लास्ट S2P6। अब सेल कोई भी हो है ना, तो ये डिपेंड करता है कि सेल, जैसे ये सेकंड सीरीज का है तो इसमें सेकंड सेल होगी, ये थर्ड सीरीज का है तो ये थर्ड पीरियड का है तो थर्ड थर्ड एन की वैल्यू क्या होगी, थर्ड 3 होगी। अगर ये फोर्थ पीरियड का है तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4 होगी, है ना। तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4 होगी। अगर ये हमारा कौन से पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है, तो ये एन की वैल्यू क्या होगी, फिफ्थ। अगर वैसे ही ये सिक्स, है ना। तो ये हमारे क्या है इस तरह से, ये हमारे ग्रुप हैं, और ये हमारे ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक कंटेन करता है सम मेंबर ऑफ मेटल्स, कुछ होते हैं इसमें जैसे मेटल का लाइक एल्यूमिनियम, कुछ होते हैं इसमें मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों नॉन मेटल मेटल दोनों की प्रॉपर्टी इनमें थोड़ी थोड़ी होती है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। रेस्ट और नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन कूलर, बाकी सब क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब ग्रीन कलर में देखो, ये आपको दिख रहा होगा इस तरह डायगोनली जा रहा है, ये देखो, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, हमारे मेटलॉइड्स, क्या है हमारे मेटलॉइड्स, कौन कौन से, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटीन, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, वो कह रहा है कि ये कंटेन करता है पी ब्लॉक कुछ मेटल्स, कुछ मेटलॉइड्स एंड सम नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आपने कहा सबसे पहले आगे पास जो ग्रीन कलर में जो डायगोनल जा रहा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटीन, टीन है ना, टेलीरियम, एस्टेटीन, ये सब क्या हमारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि मेटल कौन कौन से, ये येलो कलर वाले सारे के सारे क्या है हमारे मेटलॉइड्स, ठीक है ये। और बाकी जितने भी बचे नंबर ऑफ, ये पिंक कलर, ये क्या है हमारे सारे नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो ये आपको देखना है हल्का फुल्का, मेन क्या है मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटीन है ना, टीन, ये सब हमने देखना है, लेड, ये सब। अब देखते हैं आपके पास मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर मतलब जनरली मेटल्स वो होते हैं, अगर केमिकली प्रॉपर्टीज देखी जाए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हटा देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेटेलिक करेक्टर वो होता है किसी भी एलिमेंट का जो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। कोई भी एलिमेंट जो जनरली इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देता है, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो मेटल कौन कौन से हमारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या हैं हमारे मेटल्स हैं जो इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। एल्यूमिनियम है ना, तो क्या करते हैं मेटलिक करेक्टर वो होते हैं वो एलिमेंट जनरली इलेक्ट्रॉन को देने की प्रॉपर्टी रखते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में। अब मेटलिक करेक्टर हमारे पी ब्लॉक में कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, हमने देखा है कि पीरियड टेबल में, क्लासिफिकेशन पीरियड टेबल में देखा जाए कि मेटलिक करेक्टर मतलब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ऐसे, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली देने लगते हैं, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। साइज इंक्रीज करता है तो साइज इंक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जो क्या होगा, अगर साइज क्या होगा,
ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होंगे, है ना, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो सबसे दूर होगा, है ना, अगर लार्ज साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से। और जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। मगर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, तो वो क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता अपने से दूर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि वो उसके क्लोज है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेल तक अगर आप बात करो, अगर एक ही सेल है तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है कौन, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। मगर जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है, मतलब सेल इंक्रीज करती है, ये दूर जाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम होने लगता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, क्योंकि न्यूक्लियस एक जगह पे स्टेबल है मगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो देखा गया जैसे साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, और हमारा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेंगे, और इसका मतलब मेटलिक करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए देखा जाता है कि आप देख रहे हो नीचे नीचे जनरली क्या दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे मेटल दिख रहे हैं। जैसे ऊपर क्या है, मेटलॉइड्स हैं, यहाँ भी क्या है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स है ना, मगर ये क्या है, मेटल, ये मेटल। देखो डाउन द ग्रुप सारे क्या है, आपको सबसे लास्ट में जनरली क्या दिखेंगे, मेटल्स दिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मेटेलिक करेक्टर। दूसरी बात की जाती है एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या कह रहा है कि व्हेन डाउन द ग्रुप, हम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो देयर इज ऑलवेज एडिशन ऑफ वन और मोर सेल। मतलब देखा गया कि एटॉमिक रेडियाई, हमने बोला ना, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो देखते हो कि सेल हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले एक सेल रही, फिर दूसरी सेल रही, फिर थर्ड आती है, फिर फोर्थ आती है ना, इस तरह से हमारी क्या करती है, सेल आती है, एक सेल आई, फिर थर्ड आई, फिर फोर्थ आई। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, डाउन द ग्रुप। देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझो, हमने क्या कहा कि एटॉमिक रेडियाई जब हम क्या करते हैं किसी ग्रुप में देखते हैं, ऐसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। फिर से लिख देते हैं साइज। ठीक है, साइज क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों करता है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन के ग्रुप में देखें, ठीक है, ये आपके पास ये है डाउन द ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप में नाइट्रोजन की फैमिली में आप देखो, तो नाइट्रोजन की फैमिली में कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, अब एस बी क्या है हमारा, एंटीमनी, बार बार भूल जाते हैं, इसको याद रखना, एस बी होता है एंटीमनी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की फैमिली है, और डाउन डाउन द ग्रुप हम एक ग्रुप में देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। देखो H2 P3, H2 P3, H2 P3। मगर आप एक चीज इसमें देख रहे हो कि क्या चेंज आ रहा है, हमारे सेल्स में चेंज आ रहा है। पहले टू सेकंड सेल थी, फिर थर्ड सेल आई, फिर है ना, फिर फोर्थ सेल आ गई, फिर फिफ्थ सेल आ गई, है ना, फिर सिक्स सेल आ गई। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम है, मगर सेल क्या कर रही है हमारी, इंक्रीज कर रही है। मतलब ये देखो, पहले फर्स्ट सेल आई, फिर सेकंड आई, फिर थर्ड आई, फिर फोर्थ आई, ऐसे सिक्स सेवन सेल आती रहती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब सेल इंक्रीज करेंगी, है ना, इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट सेल में आ रहा है। सेल हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अरे एटॉमिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन, जब क्या होगा, ये दूर दूर जाता रहेगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना, सेल आती जाएंगी, ये ऐड होते जाएंगे। तो एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस कितनी है, वही एटॉमिक रेडियाई है। अगर ज़्यादा एटॉमिक सेल्स हैं, इसका मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका रेडियाई होगा, इतना इतना ज़्यादा क्या होगा, साइज होगा। तो आप देख रहे हो कि जो हम ग्रुप में जाते हैं डाउन द ग्रुप, पहले सेकंड सेल थी, बस दो ही सेल थी, फिर तीन सेल आई, फिर चार आई, फिर पांच आई, फिर छह आई, है ना, ऐसे ही सात आठ ऐसे आती रहेंगी। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट सेल क्या हो रही है,
सेल ऐड हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस द रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, एडिशन ऑफ वन मोर सेल, है ना, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सेल इंक्रीज करती है, मगर अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या कर रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में आ रहा है ना, देखो सेल इंक्रीज कर रही है, मगर यहाँ आप देखो इसी ग्रुप, ये ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन है 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, ये क्या है हमारा सीरीज में, ये हम क्या कर रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ है, NH2 NP1, ठीक है, सेम सेल, NH2 NP2 सेम सेल, ठीक है, NH2 NP3 सेम सेल, सेम सेल। ठीक है, तो सेम सेल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, सेम सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है। एन मतलब जैसे आपने कहा यहाँ 2s2, और यहाँ पे क्या है 2p1, फिर आपने कहा 2s2, फिर आपने कहा 2p2, फिर आपने कहा 2s2, फिर आई 2p3, है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि सेम सेल में, सेकंड सेल में ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और जिसकी वजह से चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, है ना। तो कह रहा है कि अगर आप पे यहाँ पे हम फिगर से बताने की कोशिश करें, अगर ये न्यूक्लियस है तो, और इसकी क्या है, सेकंड सेल है, तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आया सेम सेल में, फिर इसमें तीसरा आया, फिर इसमें चौथा आया, फिर इसमें फिफ्थ आया, और फिर इसमें सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि उसको अगर वो दूर जाते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होना चाहिए था, जैसे कि डाउन द ग्रुप में हो रहा था, मगर यहाँ क्या हो रहा है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसकी वजह से चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बढ़ रहा है, प्रोटॉन का चार्ज तो बढ़ ही रहा था, जिसकी वजह से इनके बीच में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये और स्ट्रांगली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे के क्लोज आने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और है ना। तो इसलिए वो कहता है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, मगर डाउन द ग्रुप हमारा नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सेल इंक्रीज होती रहती है, ऐड होती रहती है, तो डाउन द ग्रुप हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सब है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपके पास आगे जो चलते हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये बेसिक चल रहा है अभी। ठीक है, ग्रुप के बारे, पी ब्लॉक के बारे में, पीरियोडिक टेबल की डिस्कस चल रहा है बेसिक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 15 ग्रुप फिर स्टार्ट करेंगे। 15 ग्रुप क्या होता है, 17 ग्रुप की प्रॉपर्टीज। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है जब क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, जैसे आपने कहा कि आपके पास एक एक सेल है और ये आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, यहाँ से आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वही क्या है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब इसको एक आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वही क्या है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। ठीक है, देखो फिर से भी बात आती है, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, दूर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो आयन, जब इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं तो एनर्जी भी क्या लगेगी, कम लगेगी, तो आयन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, कहाँ, डाउन द ग्रुप। मगर जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम होने वाली है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब आयन बनाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट बिकॉज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक है, तो ये है, मगर टॉप टू बॉटम एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि साइज क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बस सेम चीज वही है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कोई, अगर कोई एटम है, कोई बॉन्ड हुई है, ठीक है, दो एटम के बीच में क्या हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शेयर हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो किस, इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा पावर है इस
पूरे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। अगर बी के पास ज़्यादा पावर है ए से, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको बुलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि जब साइज कम होता है वहाँ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, इसका मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हमारी इंक्रीज करेगी। और बॉटम इलेक्ट्रो साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर इस केस में क्या होने वाली है, कम होने वाली है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जो होता है हमारा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेंड है, आप देख सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, ये है डिक्रीज होती है। यहाँ क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यहाँ इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटलिक करेक्टर इधर की साइड इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इधर की साइड क्या हो रहा है, डिक्री इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, यहाँ इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सब है हमारे पास पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। किसी चीज़ को जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको मेल्ट करने में या बॉईल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सी बात है, साइज इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, है ना। दिस इज बिकॉज द फैक्ट दैट वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू विच द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारी जो पी ब्लॉक एलिमेंट बोरॉन फैमिली होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन वो लॉस करे, चाहे इलेक्ट्रॉन वो गेन करे। इलेक्ट्रॉन अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अगर स्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, अगर वो -4 या +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके -4 स्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इतनी है। ठीक है, कुल मिला के ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर वो लॉस कर रहा है तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर माइनस आ रही है तो माइनस ऑक्सीडेशन। और जनरली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके वो क्या कर रहा है, स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि कार्बन कार्बन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, -4, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके वो क्या कर लेगा, लॉस करके या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या करेगा, स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यही तो क्या है, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करे कितना चार्ज के ऊपर आया है। जैसे कि बोरोन फैमिली वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। कार्बन की फैमिली जो होती है -4 या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। नाइट्रोजन -3 +4 +3 सॉरी +3 एंड +5। ऑक्सीजन की यही होती है -2 सबसे ज़्यादा कॉमन है और स्टेबल -2 होती है। ठीक है, +2 +4 सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है, शो करती हैं मगर सबसे ज़्यादा शो करती है -2 की स्टेबल होती है। -1 हेलोजन की फैमिली जो होती है -1 स्टेबल शो करती है, बाकी तो ये बहुत रेयर है। ठीक है, नोबल गैस तो बहुत गैस तो स्टेबल होती हैं, तो कभी बाय चांस से शो कर लेती हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो कल से हम पढ़ेंगे, के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप 15 क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब। ठीक है, ओके, थैंक यू।